प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मलेशिया की। मलेशिया में रह रहे भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने अब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भड़काऊ बयान जारी किया है। जाकिर नाइक ने एक वीडियो जारी करके मुस्लिमों से अपील किया कि वे वक्फ संशोधन विधेयक को खारिज करें, साथ ही संसदीय समिति के पास मुस्लिम अपना विरोध दर्ज कराएं। जाकिर नाइक ने दावा किया कि संशोधन विधेयक के जरिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेना चाहती है। वक्फ बोर्ड के पास भारत में तीसरी सबसे ज़्यादा ज़मीन है। उसने कहा कि वक्फ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, न कि सार्वजनिक ज़मीन। ये सार्वजनिक ज़मीन नहीं है, इसलिए गैर मुस्लिम इसको ले नहीं सकते। जाकिर ने कहा कि मोदी सरकार मुस्लिम और इस्लाम विरोधी ज़मीन को लेना चाहती है। जाकिर नाइक ने कहा कि भारत के मुस्लिम इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें। उसने कहा कि यह बिल संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजी गई है। अगर केवल 50 लाख मुस्लिम इसका संसदीय समिति में विरोध कर दे तो रुक सकता है, वो भी तब जब भारत में 21 करोड़ मुसलमान हैं। जाकिर नाइक ने कहा कि 50 लाख मुस्लिम केवल अगर विरोध कर दे तो ये बिल रुक सकता है। उसने कहा कि अगर भारतीय मुस्लिम एक्टिव नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर आरोप लगाएंगी। यह मुस्लिम उम्मा के लिए लाभदायक होगा। जाकिर नाइक ने दावा किया कि भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी का दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया भी वक्फ की ज़मीन पर बना है। जाकिर नाइक ने आरोप लगाया कि कोर्ट में मामला चल रहा है जिसमें अंबानी को जीत मिली है, लेकिन यह वक्फ की ज़मीन है। उसने कहा कि वक्फ की ज़मीन हमारी है और भारत के इमाम इस जुम्मे के दिन उठाएंगे। उसने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह का कर हम पर टूटेगा। हम इस वक्फ संशोधन बिल को पारित नहीं होने देंगे। जाकिर नाइक ने दावा किया कि शरद पवार ने वादा किया था कि हम इस वक्फ संपत्ति बिल को पारित नहीं देंगे। उसने कहा सभी भारतीय मुसलमान एकजुट हों और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाएं। विवादी इस्लामिक उपदेशक ने कहा कि अगर हम ऐसा करने में असफल रहे तो हम इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। बता दें कि भारत में वांछित जाकिर नाइक कई साल से भारत से भागता फिर रहा है। वह इस समय मलेशिया में रह रहा है, लेकिन कतर से लेकर कई इस्लामी देशों की यात्रा करके लोगों को भड़काता रहता है। भारत सरकार ने मलेशिया की सरकार से मांग की है कि वो जाकिर नाइक को उसे सौंप दे, लेकिन वहाँ की सरकार विवादी इस्लामिक उपदेशक को शरण दे रही है। मलेशिया के प्रधानमंत्री हाल ही में भारत आए थे और उन्होंने सबूत मांग लिया था। आइए अब हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। भारत को टक्कर देने के लिए पाकिस्तानी नौसेना ने 2 नई युद्धपोतों को शामिल किया है। इसमें कावरती PNS बाबर और ऑफशोर पेट्रोल युद्धपोत PNS हुनैन शामिल है। इन दोनों ही युद्धपोतों को कराची में डॉकयार्ड में शामिल किया गया है। इस दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी मौजूद थे। PNS बाबर एक मल्टीपर्पज़ युद्धपोत है, इसे तुर्की ने बनाया है। वही PNS हुनैन को रोमानिया ने बनाया है। इस दौरान पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कहा कि हिंद महासागर में नौसैनिक ताकत बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस हैं। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख ने तुर्की के साथ अपने सैन्य रिश्ते की जमकर तारीफ की। इस दौरान तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उप मंत्री भी मौजूद थे। इन युद्धपोतों के शामिल होने से भारत के हिंद महासागर में टेंशन बढ़ सकती है। पाकिस्तान के PN मिलजम प्रोग्राम में 4 युद्धपोत शामिल हैं। इनमें से 2 युद्धपोत इस्तांबुल शिपयार्ड में बनाने जाने हैं। तुर्की इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये युद्धपोत सभी तरह की सैन्य जिम्मेदारियों को निभा सकता है, जिसमें एयर डिफेंस से लेकर सबमरीन डिफेंस तक की जिम्मेदारी निभा सकता है। इस युद्धपोत की क्या ताकत है इसे दुनिया को नहीं बताया गया है। साल 2019 में पाकिस्तानी नौसेना के एडमिरल अब्बासी ने कहा था कि पाकिस्तानी नौसेना के युद्धपोत 16 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी लगाए गए हैं। इसके अलावा एक मुख्य गन लगाई गई है। माना जा रहा है कि बाबर युद्धपोत को तुर्की ने यूरोपियन कंपनी MBDA के अल्बत्रोस एनर्जी एयर डिफेंस सिस्टम और हारबा एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइलों से लैस किया गया है। इसमें 6 एंटीशिप क्रूज मिसाइल को लगाया जा सकता है। इस मिलगम युद्धपोत में LM-2500 गैस टरबाइन लगाई गई है। यह डीजल और गैस टरबाइन दोनों होता है। तुर्की की अदा क्लास की मल्टीपर्पज़ कावरती कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकती है। इसमें जासूसी, निगरानी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर वॉरफेयर शामिल है। बता दें कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़े पैमाने पर रक्षा साझेदारी होती है। तुर्की से पाकिस्तान ने किलर TB2 और अकिंसी ड्रोन खरीदे हैं। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट देने का ऑफर दे चुका है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर अजरबैजान की मदद करते हैं। पाकिस्तान को मिल रही आधुनिक हथियार भारत की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। तुर्की नाटो का सदस्य, उसकी कई घातक अमेरिकी और यूरोपीय तकनीक तक पहुँच है, इससे वह आधुनिक और मारक हथियार बना रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति चाहते हैं कि वो इस्लामी दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाए। आइए हम CIA और MI6 के बारे में बात करें। दुनिया के 2 टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ ने चेतावनी दी है कि वर्ल्ड ऑर्डर खतरे में है। उन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड ऑर्डर को ऐसा खतरा शीत युद्ध के बाद से नहीं देखा है। CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स और UK की इंटेलिजेंस एजेंसी
MI6 से के चीफ रिचर्ड मूर ने फाइनेंशियल टाइम्स के एक लेख में लिखते हुए कहा कि हमारे पास एक दूसरे से अधिक भरोसेमंद या सम्मानित सहयोगी नहीं है। उन्होंने कहा हमारी साझेदारी और ज़्यादा मजबूत होगी क्योंकि हम अनपेक्षित खतरों का सामना कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से रूस, चीन और मध्य पूर्व के देश शामिल हैं। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने कहा कि गाज़ा में जारी संघर्ष हमारे लिए विशेष चिंता का विषय है। इसके बाद लंदन में एक सम्मेलन में CIA चीफ विलियम बर्न्स ने कहा कि युद्ध विराम की रूपरेखा को तैयार करने के लिए मिस्र और कतर के मध्यस्थों के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हम अगले कुछ दिनों में इस पर अधिक विस्तृत प्रस्ताव देंगे। फरवरी 2022 में शुरू किए गए रूसी आक्रमण के प्रतिरोध में यूक्रेन के प्रमुख वित्तीय और सैन्य समर्थकों में संयुक्त राज्य अमेरिका और UK शामिल है। उन्होंने लेख में लिखा कि अपने रास्ते में बने रहना पहले से कई अधिक महत्वपूर्ण है। हम रूसी खुफिया एजेंसियों द्वारा यूरोप भर में चलाए जा रहे हिंसा के बेतहाशा अभियान को विफल करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। दोनों ने यह भी बताया कि वे अपने द्वारा एकत्र किए गए विशाल डेटा का उपयोग करने के लिए उन्नत AI और क्लाउड तकनीकों का उपयोग कैसे कर रहे हैं। यह संयुक्त लेख ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की 13 सितंबर को वाशिंगटन यात्रा से कुछ दिन पहले आया है, जहां उनका स्वागत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों नेता यूक्रेन को निरंतर मजबूत समर्थन और गाज़ा में युद्ध विराम हासिल करने की इच्छा पर चर्चा करेंगे। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देशों को इसराइल पर रुख अलग अलग है। आइए अब बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश की अंतिम सरकार ने एक ऐसी चिट्ठी जारी की जिससे यहाँ रह रहे हिंदू अधिकारियों और कर्मचारियों में भय का माहौल पैदा हो गया है। दरअसल बांग्लादेश की अंतिम सरकार की ओर से सभी मंत्रालयों में काम कर रहे हिंदू अधिकारियों की पूरी सूची मांगी गई है। इस सूची में देश के सभी मंत्रालयों और विभागों में काम करने वाले हिंदू धर्म से संबंधित समान रैंक के अधिकारी और उससे ऊपर के संयुक्त सचिवों तथा अन्य कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। बांग्लादेश में हाल के दिनों में हुए बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान हिंदू संगठनों ने इस पर चिंता जताई है। अमर उजाला .com से बात करते हुए फ्रीडम फॉर हिंदू राइट्स इन बांग्लादेशी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि बीते कुछ दिनों के भीतर बांग्लादेश में कई विभागों में हिंदुओं को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा है, इसलिए बांग्लादेश की अंतिम सरकार की ओर से इस आदेश को लेकर हिंदू अधिकारियों में दहशत है। जैसे बांग्लादेश के अंतिम सरकार की ओर से 27 अगस्त को एक आदेश सभी अलग अलग मंत्रालयों को भेजा गया। इस आदेश के मुताबिक मंत्रालयों से कहा गया कि सितंबर के पहले सप्ताह तक सभी हिंदू अधिकारियों की पूरी सूची सरकार को सौंपी जाए। हालांकि ये आदेश बहुत सीक्रेट तरीके से सभी मंत्रालयों को भेजा गया। अमर उजाला .com के पास बांग्लादेश सरकार के उस आदेश की कॉपी मौजूद है। फिलहाल इस आदेश के बाद बांग्लादेश के उन सभी मंत्रालयों में हड़कंप मच गया जहाँ पर हिंदू अधिकारी कार्यरत हैं। जानकारी के मुताबिक जो चिट्ठी अलग अलग मंत्रालयों को जारी हुई उसमें अंतिम सरकार की ओर से कहा गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की पूरी रैंक के साथ जानकारी सितंबर के पहले सप्ताह तक उपलब्ध कराई दी जाए। इसके लिए बाकायदा बांग्लादेश सरकार ने न सिर्फ एक विशेष ईमेल ID जारी की बल्कि संबंधित मंत्रालय के अधिकारियों को सॉफ्ट और हार्ड कॉपी के तौर पर पूरी डिटेल उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। अमर उजाला .com से बात करते हुए फ्रीडम फॉर हिंदू राइट्स बांग्लादेश ऑर्गेनाइजेशन के सोमेश बनर्जी कहते हैं कि बांग्लादेश सरकार की चिट्ठी से यहाँ काम करने वाले हिंदू कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। उनका कहना है कि जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में इस समय बने हुए हैं उसमें हिंदुओं के लिए विशेष तौर पर मांगी गई जानकारी डर पैदा कर देगी कि क्या उनकी नौकरियाँ या उनके पद सुरक्षित हैं या नहीं। दरअसल उनका तर्क है कि 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश के अलग अलग विश्वविद्यालय से तकरीबन 50 हिंदू शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया। कई अलग अलग जगह पर इस तरीके की धमकियाँ हिंदुओं को दी जा रही हैं। अब ऐसे हालातों में सरकार की ओर से जुटाई जाने वाली जानकारी से डर का माहौल बन रहा है। बनर्जी कहते हैं उनके संगठन ने चिट्ठी के जारी होने के बाद सरकार के नुमाइंदों से बात की तो उनको एक अलग ही बात बताई गई। वह कहते हैं उनको कहा गया कि ये सूची आने वाले दिनों में सरकार की ओर से हिंदू रीति रिवाज और त्यौहार पर आमंत्रित किए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाने के लिए तैयार की गई है। हालांकि फ्रीडम फॉर हिंदू राइट्स इन बांग्लादेशी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि वो सरकार की दलील को नहीं मानते, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के अत्याचार हो रहा है उसमें इस तरीके की चिट्ठी का जारी होना सिर्फ भय का माहौल ही पैदा करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में चीन और बांग्लादेश स्टडी के असिस्टेंट प्रोफेसर अभिषेक प्रताप सिंह कहते हैं कि चिट्ठी सामान्य चिट्ठी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। उनका कहना है कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अधिकारियों की नियुक्तियाँ भी उनके लिहाज से ही की गई होंगी, क्योंकि अब अंतिम सरकार है वहाँ पर बड़ा तख्ता पलट हुआ है तो शेख हसीना के समय नियुक्त किए गए अधिकारियों की तैनाती अब कैसे बरकरार रह सकती है। उनका कहना है कि देर सवेरे चिट्ठी का असर इन अधिकारियों पर किसी न किसी तरह से गाज गिरने के लिहाज से ही होगा। वो कहते हैं जिस तरीके से लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदू अधिकारी कर्मचारी और नौकरी पेशा लोगों को अपने पेशे से हाथ धोना पड़ रहा है, वो आने वाले दिनों में बनने वाली नई सरकार के साथ संभवतः और बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। अभिषेक प्रताप सिंह कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मद्देनजर इस चिट्ठी की प्रतिक्रिया पर नज़र रखनी होगी। उनका कहना है कि इस बात की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर बड़े अधिकारी और कर्मचारियों को परेशान न होना पड़े। आइए अब हम बात करें राहुल गांधी की। लोकसभा में विपक्षी नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत की है।
इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का मानना है कि भारत एक विचार है, वही हमारा मानना है कि भारत विचारों की बहुलता है। हमारा मानना है कि सभी को भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, सपने देखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या इतिहास की परवाह किए बिना उन्हें जगह दी जानी चाहिए। ये लड़ाई है और ये लड़ाई चुनाव में तब और स्पष्ट हो गई जब भारत के लाखों लोगों ने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे जो भी कहा वह सब संविधान में है। आधुनिक भारत की नींव संविधान है। चुनाव में लोगों ने जो स्पष्ट रूप से समझा और मैंने देखा, जब मैं संविधान का मुद्दा उठाता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं क्या कह रहा था। वे कह रहे थे कि भाजपा हमारी परंपरा पर हमला कर रही है, हमारी भाषा पर हमला कर रही है, हमारे राज्यों पर हमला कर रही है, हमारे इतिहास पर हमला कर रही है। उन्हें आगे आगे सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने जो समझा वह यह था कि जो भी कोई भी भारत के संविधान पर हमला कर रहा है, हमारी धार्मिक परंपरा पर भी हमला कर रहा है। इसलिए संसद में अपने पहले भाषण में मैंने अभय मुद्रा के बारे में बात की। यह निर्भयता का प्रतीक है और यह हर एक भारतीय धर्म में मौजूद है। जब मैं ये कह रहा था तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर रही सकी। वे नहीं समझते और हम उन्हें समझाने जा रहे हैं। नेता विपक्ष ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, दूसरी बात यह है कि भाजपा का डर गायब हो गया है। हमने देखा कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में भारत में कोई भी भाजपा या भारत के प्रधानमंत्री नहीं डरता था। इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये भारत के लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिन्होंने लोकतंत्र को समझा, जिन्हें यह समझना कि हम अपने संविधान पर हमला स्वीकार नहीं करने वाले हैं, अपने धर्म, अपने राज्य पर हमला स्वीकार नहीं करने वाले हैं। अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासियों के बारे में उन्होंने कहा कि वे भारत से इस देश में आए थे तो संविधान, सम्मान और विनम्रता के मूल्यों के साथ आए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय अमेरिका में प्यार और स्नेह के साथ रहने आए हैं। उन्होंने कहा, मैं डलास में लोगों से बात कर रहा हूँ और आप कौन हैं? आप भारत से आए लोग हैं और जिन मूल्यों का मैं वर्णन कर रहा हूँ, संविधान के मूल्य, सम्मान के मूल्य, विनम्रता के मूल्य, आप उन्हें अपने दिल में रखते हैं। यह सब आपके खून में है। इसलिए जब आप इस देश में आए तो आप अहंकार के साथ नहीं आए, आप विनम्रता के साथ आए, आप घृणा के साथ नहीं आए और प्यार और स्नेह के साथ आए, आप अनादर के साथ नहीं आए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।